जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ज़हीर केस में बड़ी पेशरफ्त होने जा रही है कल। जमानत, 164 का स्टेटमेंट और फिर मुलाकात, तीनों एप्लीकेशन पर कल ही फैसले जारी होने हैं। क्या फैसले होंगे और मुतवक्का फैसले आने के बाद ये केस फिर किस जानिब बढ़ेगा, आज हमारा ये मौजू रहेगा। इसके साथ ही जो बानी एमक्यूएम की रिहाइशगाह 90 है और जिसको रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि उबैद केटू की मलकियत है, ये क्या तनाज़ा है और क्या जो बानी एमक्यूएम की रिहाइश गाह पर आग लगाई गई या लगी, इस तनाजुर में जो तनाज़ा है वो कहाँ तक पहुंचा है, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ जाहिर है कि हमें अभी से कमेंट्स आना शुरू हो चुके हैं। अनिला ने जैसे कि अभी से कमेंट्स कर दिया है, तो वुजदान की कैफियत से फारूक समी से हम ये पूछेंगे कि आज सेंट्रल जेल में कहीं पर कुछ बड़ों में मुलाकातें हुई हैं, जिसमें उज़ैर बलोच और हलीम आदिल शेख के माबैन कोई मुलाकात का जिक्र भी है। इस मुलाकात में क्या हुआ है और कराची की सियासत के हवाले से क्या देखा जा रहा है, और फिर आखिर वो क्या वजह है कि उज़ैर बलोच लियारी गैंगस्टर के नाम से मुतारिफ थे, लेकिन एक के बाद एक केस में वो बरी होते चले जा रहे हैं, इसकी बुनियादी रीजन क्या है। तो इसी पर बात करेंगे। आज मेरे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह अरमान साबिर और फारूक समी, सीनियर सहाफ़ी हैं। तो सबसे पहले फारूक भाई आपसे पूछते हैं, और अनीला फ़हीम ने जो सवाल जिस तनाजुर में किया है, वुजदान की कैफियत में हमारे पास ये खबर है कि आज कराची सेंट्रल जेल के अंदर कई बड़ों की मुलाकातें हुई हैं। सेंट्रल जेल है या मलिर जेल है, और वो किन बड़ों की मुलाकातें हुई हैं, वो जरा हमें थोड़ा सा बताइएगा प्लीज। अच्छा, पहले क्या ये मुलाकात वाली बात करनी है या ये भाई वाली? जी जी, मुलाकात वाली। अच्छा जी, ये पहले जो मुलाकात वाली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी लीडर हैं और अपोजिशन लीडर हैं हलीम आदिल शेख साहब। और जो गुज़श्ता रोज हलीम आदिल शेख और उज़ैर जान बलोच की मुलाकात हुई है, और ये मुलाकात हुई है फर्स्ट फ्लोर इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत सेंट्रल जेल में। माजरत। अच्छा जनाब, मुलाकात हुई किस तरह और इस मुलाकात का तनाजुर क्या है? केसों में मिलते रहते हैं तमाम लोग, और मुल्ज़िमान या जो जिनके ऊपर इल्ज़ाम होते हैं, मुजरिम मिलते हैं और चीज़ें होती हैं। ये मुलाकात इसलिए अहम है कि इस मुलाकात के अंदर हमारी सोर्सेज ने और मुसद्दिक़ा सोर्सेज ने ये बताया कि सरदार उज़ैर बलोच, जिनको हम लियारी, कुछ लोग लियारी मतलब मुतज़ाद है ना इस मामले में, कि लियारी गैंग वॉर के सरगना सरदार उज़ैर बलोच, द ग्रेट उज़ैर बलोच, किंग ऑफ बलोच उज़ैर बलोच, बहुत सारे नाम है उज़ैर बलोच के। तो उज़ैर जान बलोच साहब की जो मुलाकात हुई है, उसमें हलीम आदिल शेख साहब ने हलीम आदिल शेख साहब ने जो है उसको का उन्होंने शुक्रिया अदा किया, और उन्होंने कहा कि आपने मेरे भाई का बहुत ज्यादा ख्याल रखा है, और मैं बलोच हूँ, और बलोच एहसान फरामोश नहीं होते, मतलब उनका बात का मफहूम ये था, और आपका ये एहसान मैं जरूर उतारूंगा। अब इसके ऊपर मजीद जब बातचीत शुरू हुई, तो जराए का कहना है कि फिर उज़ैर बलोच ने कहा कि यहाँ हम एक बड़ी मुलाकात नहीं कर सकते, आप मुझसे मिलने आए, और क्योंकि मैं तो आपसे मिलने नहीं आ सकता, जाहिर बात है उज़ैर बलोच नहीं जा सकते, तो आप मुझसे मिलने आए, हम एक तवील गुफ्तगू। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं नहीं, दोनों जेल के अंदर है ना, वो सेंट्रल जेल में, दोनों सेंट्रल जेल में है ना। नहीं नहीं नहीं, देखिए हलीम आदिल शेख साहब रहा हो चुके हैं, वो जमानत पे थे, अच्छा और वो ठीक। जेल में मुकदमा की समाअत के लिए गए थे। तो अच्छा ठीक है। उन्होंने कहा कि आप, तो अब मुतवक्का जो चीजें होने जा रही हैं, जो कि चीजें अब प्लान की जा रही हैं, फ्यूचर इंडिकेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि मीठा राम हॉस्टल में, मीठा राम हॉस्टल आपको पता है ना क्या है, सब जेल करार दिया गया है, उज़ैर बलूच वहां पर है। जी जी जी। तो वो मीठा मीठा राम हॉस्टल क्या है, और ये जो चीज है ना, ये सवाल अरमान भाई बताएंगे मीठा राम हॉस्टल क्या है, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि मीठा राम हॉस्टल में मुतवक्का मुलाकात है हलीम आदिल शेख की। याद रहे कि हलीम आदिल शेख जो थे, जब शकूर शाह जीते थे, तो पीपुल्स पार्टी ने कहा था कि हमें कुछ ऐसे लोगों ने हराया जिनका हम नाम नहीं ले सकते। और लियारी के अंदर स्पेशली जो शकूर शाह जीते, उसमें कहा जाता है कि शकूर शाह के बहुत सारे पोलिंग एजेंट जो थे, वो लियारी गैंग वॉर के में सरगर्म थे या उसके हमदर्द तस्वुर किए जाते थे।
और शकूर शाद की जीत में वहाँ ये के शकूर शाद पीटीआई से लियारी में जो जीते थे, आप उनकी बात कर रहे हैं? और जी जी। शकूर शाद की जो जीत है उसके अंदर कहा जाता है कि उजैर बलोच का एक किरदार रहा है। अच्छा, उजैर बलोच कहते तो रहे हैं कि मेरे जो है वो पीपल्स पार्टी मेरी पार्टी है और सब कुछ है, लेकिन इसके अलावा भी उजैर बलोच ये इस बात का एतराफ़ करते रहे हैं कि इनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स ने भी मुलाकातें करते रहे हैं। और अगर कराची के मंजरनामे में अगर आइंदा पॉलिटिकल उसमें कोई इंतखाबात होने जाते हैं तो उजैर बलोच की सिर्फ लियारी के अंदर असर रसूख नहीं है, बल्कि उनका असर रसूख मलीर में भी है, उनका असर रसूख तीन हट्टी से लेकर लियाकताबाद की मखसूस आबादी में भी है, और उनका असर रसूख बल्दिया टाउन में भी है, औरंगी टाउन में भी है। और इससे खबर जो कि हम कहते थे कि अमन कमेटी के साथ, अमन कमेटी जो थी और उसका जहां जहां असर रसूख था उन तमाम जगहों पे उजैर बलोच का असर रसूख है, जो कि मुस्तकबिल में काम आ सकता है। जिससे ही मैंने ये व्लॉग दिया तो मेरे एक साथी हैं, वो एक्सप्रेस टीवी में होते हैं, उन्होंने मुझे एक वॉइस नोट भेजा एक लीडर का, जो उनके मुताबिक वो गालिबन हलीम आदिल शेख का ही था, और उसके मुताबिक उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ऐसी वो कह रहे हैं, वो ऐसी बस मुलाकात हो गई थी। तो मैंने उनको मुस्कुरा के बोला कि यार मुझे नहीं मालूम था मेरा व्लॉग देखा जा रहा है, और मसला ये है कि अब ये तो उन्होंने तस्दीक की है मेरी सोर्स की हाँ सर, मुलाकात हुई है, मुलाकात हुई है। अरे मैं बताऊं, उसकी तस्वीरें भी हैं मुलाकात की, अच्छा, उस तस्वीरें मुलाकात भी हैं? की। लेकिन जो लीडर्स हैं सियासी दोनों तरफ के, उनके रुकबा ने मना किया कि तस्वीरें नहीं आनी चाहिए, और हाँ कुछ ठीक है, बुजुर्गों ने ठीक है। मना किया कि तस्वीरें बाहर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है इंसदाद दहशतगर्दी की जो सेंट्रल जेल की अदालत है वहां से चीजें बाहर नहीं आती है। फारूक भाई, मैं आपको रोकूंगा। मैं आपसे जो अभी तक की ये आप जो कहना चाह रहे हैं, जो मैं समझा हूं, इसका मतलब है लियारी में अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं, और लियारी में इलेक्शन जो होने जा रहे हैं, नबील गबूल हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं खुद इमरान खान। अगर इस तनाजुर में इस मुलाकात का हवाला देखा जाए और जो गुफ्तगू है, तो इसका मतलब है लियारी में आप ये कह रहे हैं कि उजैर बलोच की जो पॉलिटिक्स है, या उनके उनके हामियों की जो पॉलिटिक्स है, वो वापस आने जा रही है। और वो क्या नहीं, पीपल्स पार्टी का इंतखाब या फिर पीटीआई का इंतखाब में से किसी एक का इंतखाब करने वाले हैं क्या? ये थोड़ा सा बताएं। ये नहीं, ऐसा नहीं है। फिलहाल भी हुआ ये कि शकूर शाद ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर पीटीआई के अंदर जरूर रिफ्ट पड़ गई है, शकूर शाद अच्छा। से अब पीटीआई नाराज हो गई है। अच्छा ठीक और है। अब वो पीटीआई कह रही है कि यहाँ पे अब होने चाहिए इलेक्शन। अब ठीक है। इलेक्शन होते हैं तो पीटीआई का कैंडिडेट कोई और होगा, और जो पीटीआई का कैंडिडेट होगा, आप बात सही पहुंचे हैं, उसके लिए हमदर्दी हासिल करने की कोशिश की जा रही है उजैर से, और तो ये बड़ा सोर्सेज का कहना है। लेकिन अच्छा अब ठीक तक है। की जो थी वो मैंने बिल्कुल बावसूद दी थी। अब ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि मुस्तकबिल के लिए कोशिश हो रही है लियारी के में शकूर शाद के अगेंस्ट, वो जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सोर्स कह रही है कि इस तरह की चीजें डिजाइन हो रही हैं। और वो जो मैंने स्टोरी दी है, हम्म। मुलाकात हो गई, ये चीजें डिस्कस हुई, जुबैर जो लड़का है जो कि भाई है उजैर का, उसके हवाले से शुक्रिया अदा किया कि उसने आपने मेरे भाई का जेल में ख्याल रखा, यानी हलीम आदिल शेख ने कहा। ये चीजें जो है वो सोर्स ने खुद सुनी और खुद सुन के मुझे बता दी है जनाब, ये हो गया है। मुलाकात बहुत सारे लोगों ने देखी है, हो सकता है उनमें एक मैं भी शामिल हूँ। ठीक है। तो ये तो फिर यानी कि आप कह रहे हैं कि अ, वो जो कराची की सियासत है, उस कराची की सियासत में लियारी का जो रोल है, वो फिर आप उस तरफ जा रहे हैं। मुझे तो बड़ा ये थोड़ा सा मेरे लिए तशवीश का भी वो मंजरनामा है। और ये बताएं थोड़ा सा हमें कि ये उजैर बलोच के खिलाफ अब तक कितने केसेस थे, और वो कितने केसेस के अंदर बरी हो चुके हैं? देखिए, उजैर बलोच पे 54 से ज्यादा मुकदमात हैं जो कि इस वक्त मौजूदा हैं। अच्छा, इन 54 से ज्यादा मुलाकात के अंदर जो इशू है सबसे बड़ा वो ये है उजैर बलोच पे कि उनके ऊपर जो बड़े मुकदमात थे, बड़े बड़े मुकदमात, जिनमें कत्ल और इक़दाम कत्ल के भी हैं, वो तमाम मुकदमात, और उसमें दहशतगर्दी की दफात के तहत जो मुकदमात हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उसमें वो 40% मुकदमात में वो बाहर आ चुके हैं। अब जो उनके ऊपर कत्ल और दीगर रह गए हैं वो 60% रह गए हैं।
ताहम जो उसके अलावा जो सिटी कोर्ट में और दीगर कोर्टों में मुकदमात थे उनके ऊपर, वो अब तकरीबन सारे खत्म हो गए हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि 54 मुकदमात हैं, तो उसमें वो 20 से ज्यादा मुकदमात में अब बरी हो चुके हैं। और ये जो मुकदमात हैं जो कि अभी बाकी हैं, इसमें भी वो बहुत ही तवातुर के साथ वो बाहर आ जाएंगे। इसकी वजह ये है कि जो अब तक की जो प्रोसिक्यूशंस के हवाले से या दीगर हवाले से हम टीमों को देखते रहे हैं, तो न जाने क्यों उज़ैर बलोच पे हमें लगता है कि खासा नरम हाथ है। मेरी कम बात को और मुख्तसर बात को अब जरा ज्यादा समझिएगा कि माशाल्लाह से उज़ैर भाई जब आते हैं तो मैं उनसे मरूब हो जाता हूँ। खासे अच्छे कपड़े पहनते हैं उज़ैर भाई का, कपड़े पहनने का जौक भी अच्छा है और कलफ भी लगी हुई होती है, तो इम्प्रेस होना तो बनता है। तो अदालतों में अगर मुल्जिम इम्प्रेस हो, जहाँ यानी साहबी मुल्जिम को देखे और वो इतने संगीन नौयत के मुकदमात में हो, गद्दारी जैसे उसके ऊपर मुकदमात हों, और वो जब चलता हुआ आए और कॉटन के कपड़ों में हो, तो अगर सहाफी इम्प्रेस हो रहा है तो उसकी और भी वजूहत हो सकती हैं। कम कहे को ज्यादा जानिए। तो अगर आप इनके उस्ताद से मिलते फारूक, अगर आप इनके उस्ताद से मिलते तो आप ज्यादा इम्प्रेस होते। कौन? जी रहमान साहब, अब्दुल रहमान बलोच साहब, सरदार अब्दुल रहमान बलोच। अरमान भाई आप दुरुस्त कह रहे हैं। एक दफा उनसे मुलाकात मेरी हुई थी और ये मेरा यूनिवर्सिटी का टाइम था। ये बड़ी दिलचस्प मुलाकात थी। उसमें एक बहुत ही दुबला पतला सा आदमी आया था, 3 125 में आके रुकी, और ये इलाका था सफूरा का। और मैं अक्सर रात को पीछे हम लोग वहाँ पे जाते थे चाय पीने, तो हम चाय पीने बैठे हुए थे, और जैसे ही हम वहाँ बैठे तो 4 बाइकें आई लगी, 3 4 बाइकें लगी 125, और उसमें एक बंदा उतरा, वो आम से लोग थे, और मेरे साथ एक जो है वो SHO बैठे हुए थे, और बड़े इनकाउंटर के वो स्पेशलिस्ट माने जाते थे। वो गए और उन्होंने उससे इस तरह मिले। अच्छा, उसकी थोड़ी सी दाढ़ी बड़ी हुई थी और हाथ में तस्बीह भी थी, और उस वक्त कोई वैसे वो पत्थर सुना पहनते भी थे, उस वक्त वो पत्थर पहने हुए थे। तो खैर वो गए तो उनसे मिले मिले जिस तरह झुक के, तो मैंने कहा भाई ये कोई पीर फकीर वाला मामला है क्या है, आप उससे इतनी अकीदत से मिले? तो मेरे साथ एक बंदा बैठा हुआ था, वो इस पूरे सिस्टम का आदमी था, तो हंसने लगा बहुत ना। उसने बोला आपको पता ही ये कौन है? मैंने कहा नहीं। कह रहा आपने रहमान डकैत का नाम सुना है? मैंने कहा हाँ हाँ, वो अब्दुर्रहमान डकैत, वो उनके बेटे फला के पता है। तो बोला हाँ हाँ ये वही है। तो मुझे बहुत हंसी आई, बहुत देर तक हंसता रहा। आपकी तो उनसे बड़ी अच्छी मुलाकातें रही होंगी, कोई एक आध मुलाकात का अहवाल तो सुना है? भाई मेरी तो बहुत सारी मुलाकातें रही हैं। वो खास तौर पर जब, अब तो खैर वो चौधरी असलम ही नहीं है, तो चौधरी असलम जो थे उन्होंने इसको गिरफ्तार किया था। चौधरी असलम से हमारी अच्छी दुआ सलाम थी, और बुला लिया करते थे वो अपने पास चाय वाय पीने के लिए। तो क्राइम रिपोर्टर को क्या चाहिए होता है, तो इस तरह की, और लेट नाइट की चाय क्राइम रिपोर्टर्स को तो बहुत मरगूब होती है, अच्छी लगती है। तो वो जो है लेट नाइट, खास तौर पे जब 2 ढाई महीने तक जो हिरासत में रहे थे, और वो अनअनाउंस्ड अरेस्ट था वो, और वो किसी खास वजह से किया गया, किसी खास वजह से अनाउंस नहीं किया गया था। तो ग्रीन सिग्नल मिला था उसका। हाँ हाँ, वो भाग गए थे, बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा नहीं चले भागे, इनकी कस्टडी से नहीं थे, भागे कहीं और से थे। मेरा ख्याल है कि हम कहीं और तरफ निकल जाएंगे और थोड़ा सेंसिटिव हो जाएगा मामला। लेकिन ये जो मामला आज आप डिस्कस कर रहे हैं ना, ये सब वहीं से रिलेटेड है। अगर आप डिस्कस नहीं करेंगे तो ये मामला आपके समझ में नहीं आएगा। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, मैं अरमान में एक तनाजुर में बात करना चाह रहा हूँ। एक तरफ आप लियारी की जो पॉलिटिक्स है उसमें बैकडोर के ऊपर जो लियारी के स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है ना, अभी भी जाहिर कुछ लोग तो होंगे ना, जाहिर पता है जिस तरफ मुलाकात और ये हवाला है, उस तरफ तो जाहिर है कि अब ये बैकडोर और PTI और सारी चीजें हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो MQM का मामला है, यानी कि 9-0 के इनेदाम का मामला भी तकरीबन होने वाला है, यानी कि जो अभी तक हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि उन्होंने ये तय कर लिया है कि ये एक डेंजरस किस्म की बिल्डिंग है जिसको गिराया जाना नागुज़ीर है, ठीक है। तो अब एक तरफ वो सियासत है और एक दूसरी तरफ वो सियासत है, यानी कि कराची में अगर दोनों तर्ज की सियासत नाकाबिले कबूल है, तो फिर अब एक तर्ज की सियासत या बैकडोर के ऊपर उसको स्पेस क्यों दिया जा रहा है, और दूसरी तरफ जो है वो स्पेस बिल्कुल ही खत्म है। तो इसको कैसे देख रहे हैं आप? इसके हवाले से थोड़ा सा बताएं। देखिए, आप ये कह रहे हैं कि उसको बैकडोर पे स्पेस दिया जा रहा है, उसको कभी भी बैकडोर पे स्पेस नहीं दिया गया, उसको हमेशा ओपन डोर पे स्पेस दिया गया। पीपल्स पार्टी का भाई, वो तो अब्दुल रहमान बलोच को पीपल्स पार्टी सेनेटर बनाने जा रही थी, और जो जुल्फिकार मिर्जा थे वो अगर बदनाम हुए, और जो उन्होंने जो है उनको पीपल्स पार्टी से जो निकाला गया, वो भी सिर्फ सरदार अब्दुल रहमान बलोच की वजह से निकाला गया था।
तो उनको वहां से जाना पड़ा था, पीपल्स पार्टी को छोड़ना पड़ा था। सरदार अब्दुल रहमान बलोच यानी कि जो रहमान डकैत के नाम से मशहूर थे, वो भी पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा उनको जो है जगह दी है, और उनको जो है वो पार्टी में शमूलियत, उनके ऊपर जो केसेस थे वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे थे, वो भी अदालतों में पेश हो रहे थे और उनके पुर से केसेस खत्म हो रहे थे, ताकि उनको भी साफ सुथरा करके सेनेटर बनाया जा सके। उनको सेनेटर बनाने की तैयारी की जा रही थी। तो ये अभी का मामला नहीं है, मैंने आपसे कहा ना, इस मामले को समझने के लिए आपको माजी में जाना पड़ेगा और माजी के मामले को भी समझना पड़ेगा। अब्दुल रहमान बलोच ऑलरेडी जो है वो देखें, सियासत में उन्होंने अपना एक कदम रखने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने पीपल्स पार्टी को बहुत ज्यादा फैसिलिटेट किया था, और पीपल्स पार्टी के अंदर भी उनके लिए नरम घोषणा हमेशा से मौजूद था, और हम आज भी मौजूद है। और वो जो इस वक्त उज़ैर बलोच हैं, ये भी उनके जानशीन हैं, तो लिहाजा इनके लिए भी हमेशा से एक नरम गोशा मौजूद है और मौजूद था, अभी भी है। तो इनको तो स्पेस दी जा रही है, इनके लिए हमेशा से स्पेस है। नहीं, और तो आप इनको कह जो है रहे हैं वो कि जैसे सिर्फ प्रेशर की वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया था इनके ऊपर, पीपल्स पार्टी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया था, जिसकी वजह से इन पर मुकदमात भी बनाए गए, इनको गिरफ्तार भी किया गया। जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनका भी बहुत ज्यादा प्रेशर था इनके ऊपर। अब अच्छा, जो अभी भी जो गिरफ्तार किया गया है वो, देखिए, बाकी सारे मुकदमात खत्म हो सकते हैं, हो सकता है, जैसे कि फारूक ने कहा है कि बाकी सारे मुकदमात जो हैं वो हमारे यहाँ मुकदमात इस तरह के होते हैं उसमें जो कोई बहुत ज्यादा अच्छे सबूत नहीं होते हैं और बहुत कमजोर सबूत होते हैं, जिसकी बिना पर मुलजिम को आजाद कर दिया जाता है, मुलजिम को रिहा कर दिया जाता है। लेकिन जो इनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा है, जिसकी वजह से ये मीठा राम हॉस्पिटल के अंदर रह रहे हैं और जेल में नहीं रखा गया इनको, फारूक आप यही पूछ रहे थे ना, मीठा राम हॉस्पिटल में क्यों रह रहे हैं, तो वो इसी वजह से उन्होंने उसको अपने करीब रखा हुआ है, जेल में नहीं रखा हुआ उसको, ताकि जो है वो नजरों के सामने भी रहेगा, और प्लस ये कि जो उसके छूटने के जो चांसेस हैं उज़ैर बलोच के, वो बहुत मादूम है उस वक्त तक, जब तक कि जो है ये मुकदमा कमजोर नहीं होता, या इस मुकदमे में जो है वो कोई नरमी नहीं बढ़ती जाती। ये मुकदमा ऐसा है कि जिसमें वो बाहर नहीं आ सकते। कौन सा मुकदमा अरमान भाई? गद्दारी का मुकदमा, गद्दारी का एक मुकदमा है। नहीं, तो उसमें नहीं, मामला तो ये है ना, देखिए ना, कि अगर आपने किसी को रखना हो और सजाए मौत देनी हो तो उसके लिए तो एक ही मुकदमा काफी होता है ना। और बाकी अगर किसी के ऊपर 100 मुकदमे और वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो है वो केसेस में अगर छूटता चला जा रहा है, तो उसका मतलब क्या निकालेंगे हम? मतलब जो है यहाँ पर उस वक्त तक कुछ नहीं निकल सकता है, जैसे एमकेएम में नहीं निकल सकता है, जब तक जो है वो हमने क्या कहा था, जब तक वहां से इजाजत नहीं होगी, जब तक के एमकेएम के बानी को कोई स्पेस नहीं मिल सकता है, जब तक के वहां से मामला जो है जहाँ से सही होने चाहिए वहां से मामला सही नहीं रहते, चाहे कितनी पिटिशन लगा लें या कुछ भी कर लें। जो मैसेजेस वो दे रहे थे, जो जिद्दोजहद वहां से हो रही थी, जो प्रेशर वहां से आ रहे थे, वो क्या हुआ? अब देखें आप, वहां जो है आग लग गई, आग लगने से क्या, वो जो काउंटर हुआ है ना, ये काउंटर जो स्टेप लिया गया, तो उसमें जो काउंटर स्टेप लिया गया प्रेशर को डाइल्यूट करने के लिए, वो क्या, वो जो है उससे प्रेशर भी डाइल्यूट हो जाएगा। 17 सितंबर को जो कुछ होने वाला था, जो चीज उन्होंने प्लान की हुई थी, वो हो सकता है वो भी ना हो। तो इसी तरह से मैं लियारी का भी मामला देखता हूँ, लियारी में भी जो है वो जो क्या कहते हैं, एक एक करके जो केसेस खत्म हो रहे हैं वो भले खत्म हो जाए, पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि उनके ऊपर से तमाम केसेस खत्म हो जाए, क्योंकि पीपल्स पार्टी का वो अभी भी लाडला है, और पहले भी लाडला था, अभी भी लाडला है। रहमान डकैत भी इनका लाडला था, उज़ैर बलोच भी लाडला है। उज़ैर बलोच जो है वो बेसिकली क्रिमिनल नहीं थे, ये बाद में इनको इस तरह से मुलविस किया गया, इनको इस तरह से इन्वॉल्व किया गया कि ये इन पर क्रिमिनल चार्जेस लगते गए, और फिर इनको जो है वो रहमान डकैत के बाद लोगों ने इन्हीं को इसका जो है वो गैंग का सरबराह बना दिया। तो बहरहाल ये शुरू से जो है वो ट्रांसपोर्टर के बेटे हैं, ट्रांसपोर्टर था ये। अच्छा, नहीं, यही तो वजह है ना कि जुल्फकार मिर्जा ने अपनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो नैरेटिव यानी कि असलहे से मुतल्लिक था, और खुद ये भी कहा कि हमने लियारी में इतने इतने असले बांटे और उसके लाइसेंस दिए, और यही वो बयान था कि जो जुल्फकार मिर्जा के गले पड़ा था बाद में, और इसी वजह से उनको फिर अलहदगी और सारे इश्यूज आए थे। तो आप ये कह रहे हैं ना, जुल्फकार मिर्जा जो है वो रहमान डकैत को लेकर भी आए थे इलाके के अंदर, सरदार रहमान बलोच को जो है उन्होंने अपने साथ जो है वो घूमे फिरे भी थे, उनको जो है प्रमोट भी किया था रहमान डकैत को, तो वो भी एक वजह बना था। और इसके अलावा जो उन्होंने एमकेएम के साथ भी जो है मामला खराब हो गए थे उनके,
वो भी एक वजह बना था। वजूहत तो कई बनी थी, लेकिन मेन वजह यही थी कि लियारी में जो उन्होंने रहमान डकैत को प्रमोट किया था, रहमान डकैत को उन्होंने खुलेआम सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से जो है वो उनको फिर पीपल्स पार्टी के अंदर से जो है वो उनकी मुखालफत शुरू हो गई थी, क्योंकि रहमान डकैत के लिए भी पीपल्स पार्टी के अंदर के हल्कों में अगर एक तरफ जो है वो उनके लिए नर्म पोषक भी है, तो वो ओवरऑल पोजीशन जो है, देखें पीपल्स पार्टी की ओवरऑल पोजीशन खराब होती है अगर वो एक डकैत को सेनेटर के तौर पर लेकर आए या पॉलिटिशियन के तौर पर लेकर आए। इसी तरह से उजैर बलोच का अभी भी जो है वो देखें, अभी भी जैसे मैं फारूक की जो बात है उसमें थोड़ा सा डिफर करूंगा, वहां पर अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। लियारी में अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, कब्जों का काम हो रहा है, जहां पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, और कब्जा माफिया जितनी भी है वो सारी की सारी इसी गैंग की है। यही गैंगस्टर्स हैं जो इस वक्त, अब चूंकि वहां पर मंशियात, दो काम हो रहे हैं वहां पर, मंशियात और कंस्ट्रक्शन, और ये दोनों कामों में ये गैंगस्टर काम कर रहे हैं। क्योंकि ये गैंगस्टर जो है अब इनकी जो असलहे की जो चीजें थी, जो आमदोरफ्त थी, उस पर काफी कैदोबंद हो गई है, बहुत ज्यादा सख्ती हो गई है, तो उन्होंने उसको फिलहाल जो है वो कम कर दिया है। लेकिन अभी भी असलहा मौजूद है अंदर, लेकिन अब उसको इस तरह से शो नहीं किया जाता। बहरहाल उनकी दहशत, उनके जो बाकियात हैं, जो रिमेन्स हैं, जो उनके जो स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं, वो अभी भी वहां पर मौजूद हैं, और वो कंस्ट्रक्शन के बिजनेस, इलीगल कंस्ट्रक्शन का बिजनेस वहां अभी भी शुरू से जारी है। और वहां लियारी में 1+2 की जगह इजाजत है, तो वहां पर अभी भी 4-4, 5-5 मंजिला और हाई राइजेस खड़ी हो रही हैं। कैसे खड़ी हो रही है भाई? कोई उसको पूछने वाला क्यों नहीं है? पीपल्स पार्टी का इलाका है, तो पीपल्स पार्टी क्यों नहीं एक्शन लेती है? पीपल्स पार्टी को एक्शन लेना चाहिए। मेरे ख्याल में वो मैं जो ना मेजबान की मजबूरी को समझ रहा हूँ, शक्ल उसकी बता रही है। अच्छा, हम इसको अपनी बात पे बाइंड अप करते हैं कि मैं और अरमान भाई एक जगह गए थे, और मतलब एक ऐसी जगह गए थे जहां से चीजें कंट्रोल हो रही थी, और उस शख्स ने हमें बताया, मतलब कंट्रोल होने से मतलब ये है कि वो एक ऐसी जगह बैठा हुआ था जहां पे ये सारे सिस्टम चल रहा है। उसने बोला सारे लोग मौजूद हैं, सारे लोग मौजूद हैं, सब टाइम पे है, मुझे नजर आ रहे हैं आगे पीछे घूमते हुए। मतलब एक ऐसी जगह बैठे हुए थे, एक ऐसा शख्स था जो कि न्यूट्रल था, उसका किसी से कोई राब्ता नहीं था, लेकिन उससे वो ये सब लोगों को जानता है, पहचानता है कौन किसका गैंग का है, कौन किस गैंग का है। तो उससे बोला, अरमान भाई मैं सही कह रहा हूँ ना? उस बंदे ने बोला सब मौजूद हैं, और जिस टाइम पे मतलब इनको ग्रीन सिग्नल मिलेगा ये आ जाएंगे, और हम उस दिन से डर रहे हैं कि जिस दिन आ जाएंगे ये, क्योंकि वो बुनियादी तौर पे वो बंदा जो था वो एक ताजिर एसोसिएशन का बहुत बड़ा रहनुमा है। तो वो इस वजह से खौफजदा था कि यार मैंने तो मुस्तकबिल माजी के अंदर थोड़ा सा एग्रेसिव मोड में आया था अभी, तो अब मेरे साथ क्या होगा, तो वो परेशान था वो। तो बस इसको यही खत्म करें आप अपने। ये नहीं फारूक भाई ये जो तारिक अहमद है, नहीं, ये सवाल है और बिल्कुल जेन्युइन सवाल है। वो ये कह रहे हैं कि जो कराची का इशू है, कराची बिल्कुल एक यतीम शहर हो गया है ना, पॉलिटिकल नुमाइंदगी नहीं है। कम से कम जो है वो पार्लियामेंट के अंदर और उस तरीके से जो आवाज माजी के अंदर रहा करती थी वैसी तो बिल्कुल ही नहीं है। ये तारिक कह रहे हैं कि अकेली जो जेआई है यानी कि जमात इस्लामी है उसके बस की बात नहीं है कराची के इश्यूज को रिजॉल्व करना और देखना और उसकी तरफ जाना। वो कह रहे हैं कि जो एमक्यूएम हकीकी है, एमक्यूएम पीआईपी है, और ये जो सारे एमक्यूएम के फैक्टर्स हैं, इन सबको मर्ज किया जाए और फिर एक तवाना आवाज उठाई जाए कराची शहर के हवाले से। ये क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, महाजिर कौमी मूवमेंट जो है, आफाक अहमद का ग्रुप जो है, मैं उसके साथ बहुत उसकी रिस्पेक्ट के साथ ये बात कह रहा हूँ कि उनके अंदर मतलब ये सलाहियत नहीं है कि वो इस शहर को रन कर सकें। वो इस शहर के लिए आपको लड़के प्रोवाइड कर सकते हैं, इस शहर के लोगों की हिफाजत के लिए चेक पोस्टें लगा सकते हैं, वो इस शहर की हिफाजत के लिए जान की बाजी दे सकते हैं, जान दे सकते हैं, जान ले सकते हैं, लेकिन शहर को रन करना, माशी शहर को, उनके बस की बात नहीं है। जो ये एमक्यूएम पीआईबी की बात कर रहे हैं, तो भाई जो फारूक भाई हैं उनके लड़के शुरू होने के बाद खत्म हो जाते हैं, गली से बाहर गिनती नहीं जाती। फारूक भाई की पॉलिटिकल हैसियत का इस वक्त सिर्फ इस बात से अंदाजा होता है कि उनकी गली में उनकी 4 गाड़ियां खड़ी हैं, और इसके अलावा फारूक भाई के साथ, माजरत के साथ, जो मेरा तज्जिया है, जो मेरा एनालिसिस है, लड़का मौजूद नहीं है। और इस बात का सबूत इलेक्शन के अंदर पीआईबी से फारूक भाई को मिल गया है, फारूक भाई को पता चल गया है। और तीसरी बात यह है, जो बहादुराबाद, तो बहादुराबाद में जो भी लोग बैठे हैं वो इस वक्त अपने ही धंधों में लगे हुए हैं।
मतलब आपस की बात है, उनके अंदर इतनी करेज नहीं है। ये ना नाराज करना पड़ता है, शहर को बनाने के लिए नाराज करना पड़ता है, शहर को हक लेने के लिए लड़ना पड़ता है, और हक छीन के लड़ा लिया जाता है। हक ऐसे ही नहीं मिल जाता आपको। अगर एमक्यूएम ने रूल किया था तो उसने लड़ा था, उसने छीना था, उसने झपटा था, और शहर इसी तरह चलते हैं, और सियासी जमातें, मजहबी जमातें इसी तरह करती हैं। जमात इस्लामी के हाफिज नईम जो कर रहा है, वो लड़ रहा है, वो झपट रहा है, उसमें तो मुझे फिर करेज नजर आती है, उसके अंदर मुझे फिर नजर आता है। अभी वो स्ट्रीट क्राइम के हवाले से 11 जगह पे एहतजाज करने जा रहे हैं। आप मुझे ये बताएं, अवामी इशूज पे इन तमाम लोगों में से किसी ने क्या किया? अब एक रुपया दे के बचा है पीएसपी वाला मुस्तफा कमाल और अनीस खान खानी। अब अनीस खान खानी के आपने ऐसे हाथ पांव बांध के डाला हुआ है कि वो बेचारा वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो बेचारा यही सोचता होगा कि यार मैंने जो लड़के अभी बाहर निकालनी है अपने, बस वो मैं कर लूं। वो भी दुआएं देते हैं, कोई डेविड दुआ दे रहा होता है, कोई पहाड़ी दुआ दे रहा होता है कि भाई आपकी वजह से बाहर आएंगे। वो उसी पे बेचारा इत्तेफा कर रहा है, उसको पता भी है, वो बहुत काबिल आदमी है, उसको उसके अंदर है कि वो इंतजामी सलाहियत को शहर को सेट कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हाथ खोलने पड़ते हैं। यहाँ पे जो मामला है वो दूसरा है। यहाँ पे बच्चा आवाज निकालता है तो उसको फीटर नहीं दी जा रही, उसका मुंह दबा के मार दिया जा रहा है उसको। शहर के लोगों के साथ ये मसला हो रहा है। अब दूसरी वजह मुस्तफा कमाल साहब। अब मुस्तफा कमाल साहब में सब कुछ है, लेकिन उनका जो बयानिया है वो कराची वाले अभी तक हजम नहीं कर पा रहे, क्योंकि कराची वाले जो भी बात कह लें आप, बानी मुत्तहिदा के क्रिसमस से बाहर नहीं निकले हैं, उनको वो अभी तक उसी उसमें रहे। उसकी भी एक वजह है कि उन्होंने वो जो एक आइडियल टाइम देख लिया जिन लोगों ने, अब उनको ये समझ नहीं आ रहा कि हमारे पास से सब कुछ इतना निकल गया। और ये जो बाकी जो 4-5 जो बड़े हैं, जैसे अब मैं आपको बताऊं, आमिर खान साहब जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि, जो मैंने कल भी बताई थी बात आपको, कि वो कोशिश कर रहे हैं कि जो माजी में महाजिल लोग थे, कौम परस्ती की सियासत करते थे, उन सबको जमा करके वो एक एग्रेसिव कोई बना दें। लेकिन ना ये माजी है और ना वो एग्रेसिव लोग अब एग्रेसिव, उनकी उम्रें रही हैं। अब आपको यंग ब्लड को जमा करना है, और यंग ब्लड आपके साथ इन सब में से किसी के साथ नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये कौम परस्ती की सियासत से हट के फिर हाफिज नईम के साथ यंग ब्लड मौजूद है। वो एग्रेसिव आ रहा है, वो लड़ रहा है, वो नहीं। ये फारूक भाई एक वजह जो नजर आती है, एक तो ये कि जो एमक्यूएम की लीडरशिप है, जिन्होंने अपना अरूज देखा है, तो वो अब जाहिर है कि उस उम्र के उस हिस्से में पहुंच रहे हैं जहां 50, 55 और 60 के पाटे में चले जाता है ना आदमी, इंसान उस एज में जा रहा है। दूसरा ये कि अब वो माजी की तरह दरी को बिछाना, मोटरसाइकिल पर आना या छोटी गाड़ी पर जिसमें एसी ना चल रहा हो, तो अब वो जिंदगी के अंदर वो मामला नहीं है, बल्कि आसाइशें बहुत ज्यादा हो गई हैं। कारोबार है, बिजनेस है, फिर दीगर चीजें भी आ गई हैं, लाइफ स्टाइल आ गया है। तो अब वो जो पसीना बहाने वाला और जद्दोजहद के अंदर वो सारी चीजें जो दरकार होती हैं वो शायद नहीं है। तो इसी वजह से अब अगर यंग ब्लड भी अगर लाना है आपको, तो आपको खुद निकलना पड़ता है ना, लीडरशिप को तो खुद निकलना पड़ता है। और माजी के अंदर हमने देखा कि यही जो लीडर्स मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ के कारकुनान के साथ अपने अपने जो एमएनएज और एमपीएस के जो अब इनके दफातर होते थे, वहां से मोटरसाइकिल पर बैठ के रैली की सूरतों में आया करते थे। लेकिन आज तो पोजीशन ही चेंज है ना। आज तो गाड़ी देख ली जाए तो वो शायद 2 करोड़ से 3 करोड़ से किसी की कम नहीं होती। तो इन चीजों के ऊपर तो फिर जाहिर है कि कंप्रोमाइज ही होना है ना। बात यह है कि एक मिडिल क्लास पॉलिटिक्स शुरू करने वाले नौजवानों के पास ये 2-2, 3-3 करोड़ की गाड़ियां आई कहां से भाई? कैसे आ गई? हमारे पास तो आज तक नहीं आई। हम लोगों के पास तो आज तक, बाकी जो है जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं जो कि तनख्वाह पे काम करते हैं, उनके पास तो 2-3 करोड़ की गाड़ियां नहीं आई हैं। इनके पास कहां से आ गई 2-3 करोड़ की गाड़ियां? ये कोई सवाल क्यों नहीं करता? और अगर जो है इनके पास 2-3 और जो ये तो 2-3 करोड़ की गाड़ियां आई हैं, अब वो जैसे आपने कहा कि वो 50 के पेटे में जा चुके हैं, 60 के, तो ये अगर जो इस वक्त जमात जो शुरू की गई थी, ये मिडिल क्लास पॉलिटिक्स की जमात थी और नौजवानों ने शुरू की थी, तो ये पार्टी नौजवानों के पास ही रहनी चाहिए। ये बुढ़ों के पास क्यों जा रही है? तो लोग अब तक ये क्यों समझ रहे हैं कि हम ही क़यादत करेंगे और कोई नहीं कर सकता? भाई आप लोगों को चाहिए कि आप लोग जाके घर बैठो और नौजवानों को दो, जो इस वक्त नौजवान है उनको दो, वो सब जो है क़यादत करें। जी भाई, को क़यादत देने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक नौजवान को जो है वो मार के फेंक दिया गया है, कोई जाने को तैयार नहीं है वहाँ, कोई जाने को तैयार नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि नौजवानों को क़यादत दो, नए खून को क़यादत दो, न्यू ब्लड आने चाहिए। जैसे बिलाल ने कहा न्यू ब्लड आए,
न्यू ब्लड को आप क़यादत दें ना। ये पार्टी नौजवानों की पार्टी के नाम से मशहूर थी, इसको वही पार्टी रहने दें। आप इसको बुड्ढों की पार्टी क्यों बना रहे हैं और आपस में लड़ रहे हैं आप। और अभी देखें एमकेएम के अंदर जो एमकेएम बहादुराबाद है, वो तो अभी एमकेएम बहादुराबाद और एमकेएम टेसूरी में जो है वो डिवाइड होने वाली है अभी थोड़े दिनों में, देखने जो लग रहा है इस वक्त। अभी आप मुझे बताएं ना, अब आप वाली बात कर रहे हैं बिलाल भाई, इनको पूछें भोलू खानजादा का मर्डर हुआ, ठीक है जी जी, भोलू खानजादा का टंडो लयार में मर्डर हुआ। इन तमाम बातों से हटके भोलू खानजादा कौन था, इन तमाम बातों से हटके कि वो क्या था, सिर्फ एक तौर पे ले लें वो एमक्यूएम का वर्कर था। एमक्यूएम का खालिद मकबूल सिद्दीकी पहुंचने से पहले पहले सारी क़यादत ने, जो महाजिर क़यादत थी, इन्होंने बोला कौम परस्ती की जो सियासत करते हैं आफाक अहमद ये वो करेंगे, सारे पहुंच गए, सब पहुंच गए। खालिद मकबूल सिद्दीकी पहुंच गए, बड़ा वर्कर्स कन्वेंशन हो गया, सब कुछ हो गया। सबने खालिद मकबूल सिद्दीकी को बोल दिया तुम जो करोगे हम तुम्हारे पीछे खड़े हुए। क्या क्या खालिद मकबूल सिद्दीकी ने, जो मुल्जिमान थे जिनके ऊपर इल्जाम था, वो सारे तकरीबन जमानतों पे बाहर आ गए। क्या कर लिया भाई आपने? आप सिर्फ ये लोग बातें कर सकते हैं, इनको बुनियादी तौर पे ना आसाइश की लत लग गई है। सही बात, तो ये बिल्कुल ये और इस उम्र में जाकर जो है, इस उम्र में जाके बिलाल वैसे भी बंदा जो है ना, पहले सोचता बहुत है और करता कम है, क्योंकि नौजवानी की उम्र में करता ज्यादा है और सोचता कम है। सोचता बात आप नौजवान क़यादत लेकर आए, नौजवानों को देंगे, ये नौजवानों की पार्टी है, नौजवानों की रहनी चाहिए। चले जी, आखिर में फारूक भाई जरा बताएं आप, कल 3 बड़े फैसले आ रहे हैं। एक जहीर और शब्बीर की जमानत के ऊपर, एक जहीर ने जो कहा है कि उसकी अहलिया से मुलाकात करवाई जाए उस दरख्वास्त पर, और एक है जी जहीर की जो एप्लीकेशन है कि जी मुबैना मुगविया किस हाल में है, उसके साथ क्या हो रहा है, शेल्टर होम में क्या कुछ होता रहा, या जो मुबैना मुगविया के बारे में जो कोई भी गलत फहमियाँ, जो भी इल्ज़ामात लगाए गए हैं, तो मुबैना मुगविया को बुलाकर पूछ लिया जाए। तो इन 3 एप्लीकेशन पर जो फैसले रिजर्व थे वो कल आने हैं। तो अब आप क्या समझ रहे हैं कि फैसले क्या आएंगे, और जमानतें मुस्तरद होती हैं तो आप फिर उस तनाजुर में क्या देख रहे हैं, और जमानतें मंजूर होती हैं तो फिर वो तनाजुर क्या होगा? देखिए, ये जो केस है, अब इसमें हम इम्कानी बात करते हैं, क्योंकि जो दलाइल थे जो दोनों साइडों के बहुत स्ट्रॉन्ग थे, स्पेशली जो जहीर की साइड थे उसके दलाइल ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। इसकी बुनियादी वजह ये कि उन्होंने जो जजमेंट्स लगाई हैं, वो जजमेंट्स इस बात की गवाही दे रही हैं कि इससे कबल जितने भी इस तरह के केसेस हुए हैं उनमें जमानतें मिली हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई बच्ची को बुला लिया जाए, बच्ची का अपना बयान हल्फी मौजूद है, डीएसपी साहब ने अपना 161 जमा करा दिया है। इन तमाम चीजों के बावजूद भी अगर ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि इस दफा जमानत नहीं होगी तो फिर उस दिन हाई कोर्ट से जमानत हो जाएगी। तो जमानतों वाले मैटर में तो मैं इस हवाले से समझता हूँ, क्योंकि जमानत तो पोस्ट अरेस्ट बेल तो उनकी इस वक्त मुझे लगता है कि बनती है। ये मेरी अपनी कानूनी वो है, तजिया है। अब आप इस केस में इतना कुछ गैर वो हुआ है, मतलब नॉन प्रैक्टिकल हुआ है, गैर अमली तौर पे हुआ है, चीजें हुई हैं कि अब मैं इसके ऊपर कोई वो नहीं कह सकता, कि यकीन से नहीं कह सकता। ता मुझे पहले दिन से मैं कह रहा हूँ कि 6 या 7 जमातों की मार है, जमानत तो उन्होंने बाहर आना, यहाँ से नहीं आएंगे, अभी दूसरी जमानत है इनकी, और नहीं यहाँ से नहीं आएंगे तो हाई कोर्ट से आ जाएंगे, मतलब हाई कोर्ट तक 6 ही जाती हैं, उन 6 में हो जाना है इसका। और इसकी वजह यह है कि जनाब बच्चा 13 साल की और हमने 15 साल और 16 साल की, तमाम हर उम्र के बच्चे आ गए जो कह रहे हैं कि जिनके को भेज दिया गया है। एक नहीं भेजा जा रहा तो इस बच्ची और बच्चे का फैसला नहीं हो रहा। एक अदालत ने कर दिया था हाई कोर्ट में, लेकिन अब दूसरी हाई कोर्ट ने मना कर दिया, मतलब उसी हाई कोर्ट के दूसरे बेंच ने रोक दिया। वो एक बिल्कुल खिचड़ी बनी हुई है ना। तो अब इसमें मैं क्या बोलूं, मतलब मैं अगर कुछ बोल दूंगा तो तौहीन अदालत हो जाएगी और अच्छा नहीं लगेगा, आपका प्रोग्राम बंद हो जाए। दूसरा, मुगविया से जो मुलाकात वाला मामला है, इस कदर दबाव है, मुझे लग नहीं रहा कि ये जजमेंट होगा। और बस यार मैं यही कहूंगा कि जो ये केस तो बहरहाल इसके बार ऊपर तक कह दिया है, और प्लस ये कि आप आज जो है वो जिस तरह से मैं बोला हूँ, और जो या तो गुस्सा है या जज्बात हैं, बिलाल आप समझते हैं आज 13 तारीख हो चुकी है, तो वो कहीं का गुस्सा शायद कहीं और निकल रहा है। नहीं, गुस्से में सच्ची बातें निकलती हैं, गुस्से में इंसान और ज्यादा सच्चे दिल से बोलता है। वैसे तो बंदा बना के बोल रहा होता है ना, वुजदान वाली कैफियत में ज्यादा अच्छा बोल रहा होता है। मुझे लग रहा था अरमान भाई हैप्पी आवर में। नहीं,
अरमान भाई ऐसे वो नहीं है भाई, नहीं अरमान भाई नहीं, अरमान भाई बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। दोबारा जो है वो अरमान भाई जो है ना, ये वाला पानी, सादा पानी पी के हम हैप्पी ओवर होता है हमारा, अरमान भाई को और हमारा। तो सादा पानी की शक्ल ही होती है, हमें क्या मालूम इस पानी में क्या मिला हुआ है। नहीं हमने एक मरतबा क्या किया था बिलाल, आपको थोड़ा सा किस्सा बता दूं यहाँ पर कि हमारे यहाँ इस वक्त जो है वो सेक्रेटरी है कराची प्रेस क्लब की, रिजवान भट्टी साहब, बहुत पुरानी बात है ये। एक जमाने में जब कराची प्रेस क्लब में एप्पल सिड्रा मिला करती थी, जी एप्पल सिड्रा होती थी, तो एप्पल सिड्रा उनके गिलास में डाल के उनके साथ जो है एक तस्वीर खींच ली थी, और वो आज तक जो है वो फेसबुक पे पड़ी हुई है, कभी कभी उसको जो है वो रीशेयर कर देते हैं। तो यानी कि वो एप्पल सिट्रा का जो कलर है ना, वो हैप्पी आवर्स वाला, बिल्कुल एग्जैक्टली हैप्पी आवर्स के अंदर जो कलर होता है वही वाला था। चलें जी, अब बहुत शुक्रिया अरमान भाई आपका और फारूक समी आपका। तो आज बेसिकली हमने जो कराची की पॉलिटिक्स है उसका भी जायजा लिया और उस पर भी बात किया, खासकर जो बानी एमक्यूएम के हवाले से था, एमक्यूएम की सियासत है। और अब जाहिर है कि फारूक समी ने ये खबर ब्रेक की है कि जी लियारी गैंग वॉर के सरगना जिनके खिलाफ बेशुमार केसेस हैं, उनकी एक पीटीआई के लीडर से सेंट्रल जेल में कहीं मुलाकात हुई है और इयादा किया गया है दोबारा से मुलाकात के हवाले से। और इसका जो तनाजुर जो लियारी के अंदर मुमकिन तौर पर आने वाले दिनों के अंदर ज़िमनी इलेक्शन है उसमें भी देखा जा सकता है। तो आपकी राय क्या है इस सिलसिले में? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर तहरीर कीजिएगा। और फिर ज़हीर केस में क्या होगा तो इंशाल्लाह जैसे ही जो अपडेट्स होंगी कल हम आपको बराह रास्त अदालत से आगाह करेंगे। अगर आपने अभी तक अरमान साबिर व्लॉग और रिपोर्टर्स 21 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज।